सेकेंड ईयर हिस्ट्री के सिलेबस में हम लोगों ने अब तक ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की विचारधाराओं के साधनों का अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा था कि लॉर्ड वेलेस्ली के भारत आगमन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीतियों में परिवर्तन आया तथा उसी के साथ अब संधियों या समझौतों के द्वारा भारत में ब्रिटिश आधिपत्य या ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की विचारधाराओं को नए साधनों के रूप में सम्मिलित किया गया, जिसमें हम लोगों ने लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में भारत में सहायक संधि प्रथा की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा, सहायक संधि प्रथा की शर्तें, सहायक संधि प्रथा की समीक्षा की थी हम लोगों ने। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब मध्य भारत तक ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो चुका था सहायक संधि के द्वारा, उसी क्रम में राजस्थान के राजपूत राज्यों से ब्रिटिश संधियां और उसके परिणाम। इसमें हम लोगों ने अभी जो सीखना है वो है राजपूत शासकों के आपसी झगड़े, मराठों का हस्तक्षेप, आर्थिक दुर्दशा, शासकों और सामंतों के आपसी झगड़े और अंग्रेजों के साथ संधियों के प्रारंभिक प्रयास, कंपनी की नीति में परिवर्तन। इन सभी चीज़ों का हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, पर उससे पहले ये जानना आवश्यक था कि पिछले वीडियो में, इसी वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि राजस्थान के राजपूत शासक जो थे वे मुगलों के नियंत्रण से स्वतंत्र होने के बाद मराठों के नियंत्रण में आए। मराठों के समय में जब राजस्थान पर पिंडारियों और मराठों के आपसी झगड़े हुए, उसमें वे अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों की शरण में जा चुके थे। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा था कि प्रारंभिक प्रयास जो किए गए थे वो जोधपुर और जयपुर के शासकों के द्वारा किए गए, और बाद में जो सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई वो 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य के साथ संधि करने के बाद अंग्रेजों को उसमें सफलता प्राप्त हुई, और उसी समय में कंपनी की नीति में परिवर्तन आया। कंपनी की नीति में परिवर्तन का तात्पर्य था कि जब चार्ल्स मेटकाफ ने जब दिल्ली के रेजिडेंट का पद संभाला, उसके समय में राजपूत राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन पर जोर दिया जा रहा था कि 1811 में मेटकाफ के गवर्नर जनरल बनने के साथ ही शत्रु शक्तियों को लूटमार के स्रोतों से बचित करने के लिए तथा ब्रिटिश रक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ लिया जाए, लेकिन गवर्नर जनरल अपनी घेरा डालने की नीति, जिसका सीधा तात्पर्य था रिंग फेंस पॉलिसी के अंतर्गत राजपूत राज्यों और मराठों के प्रभाव क्षेत्र समझे जा रहे थे। मराठों से संधि के अनुसार राजपूत राज्य मराठों के प्रभाव क्षेत्र स्वीकार किए जा चुके थे। 1813 के बाद ब्रिटिश नीति में परिवर्तन आया, क्योंकि देश में पिंडारियों की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी और पिंडारियों ने ब्रिटिश क्षेत्रों में भी लूटमार करके आतंक पैदा कर लिया था। ऐसे समय में चार्ल्स मेटकाफ ने गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स को यह आश्वासन दिया कि पिंडारियों के पतन के लिए हमें राजपूत राज्यों के साथ संधियां कर लेनी चाहिए, और इसी परिवर्तन के साथ ही मराठों और पिंडारियों के लूटमार को नियंत्रित करने में सफलता को प्राप्त किया जा सकता था। तो 1817 के बाद ब्रिटिश रेजिमेंट मेटकाफ को राजपूत राज्यों से समझौता संपन्न कराने का आदेश दिया गया। भारतीय ब्रिटिश रेजिमेंट मेटकाफ के द्वारा गवर्नर जनरल के आदेशों के प्राप्त होने के साथ ही समस्त राजपूत शासकों को इस नाम से पत्र भेजकर यह आदेशित दिया गया कि वे अगर चाहें तो ब्रिटिश
राजस्थान के राजपूत शासकों के साथ समझौता करने के लिए तैयार है, परंतु राजपूत शासक तो पहले से ही तैयार बैठे हुए थे और मेटकाप का नियंत्रण मिलते ही एक एक करके सभी राजपूत राजस्थानी नरेशों ने अपने प्रतिनिधियों को दिल्ली भेजना प्रारंभ किया तथा 1818 के अंत तक केवल सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों के साथ संधियां संपन्न कर ली जा चुकी थी तथा अंत में ब्रिटिश राज्य ने जोधपुर राज्य के दावे को अस्वीकृत करते हुए 11 सितंबर 1823 को सिरोही राज्य से भी संधि और समझौता कर लिया। इसका तात्पर्य क्या था? चार्ल्स मेटकाफ के भारत आगमन के साथ ही ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन आया, जिसका सीधा तात्पर्य था कि 1813 से 1817 के मध्य गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ ने पिंडारियों और मराठों के आतंक से मुकाबला करने के लिए राजपूत राज्यों के साथ संधि और समझौतों को प्रारंभ करने का प्रयास किया और लॉर्ड हेस्टिंग्स को यह आदेश दिया गया कि वह राजस्थान के राजपूत शासकों के साथ संधियां व समझौते प्रारंभ करें। इसका परिणाम क्या निकला? परिणामों से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि चार्ल्स मेटकाफ का जैसे ही नियंत्रण राजस्थान के राजपूत शासकों को प्राप्त हुआ, उन्होंने तुरंत अंग्रेजों के साथ संधियां व समझौते करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को दिल्ली भेजना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि वे संधि व समझौतों को कर सकें। परंतु इसी क्रम में हम यह देखते हैं कि 1818 तक समस्त सिरोही राज्य को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि या 1818 की संधियों के समझौतों को स्वीकार कर लिया था। बाद में ब्रिटिश सरकार ने जब जोधपुर राज्य के दावे को अस्वीकृत किया, तब 11 सितंबर 1823 को सिरोही राज्य ने भी अंग्रेजों के साथ संधि व समझौता कर लिया। अब इस क्रम में अगर हम बात करते हैं कि प्रमुख राज्य जो थे, उन प्रमुख राज्यों में कौन कौन से प्रमुख राज्य थे जिन्होंने संधि और समझौतों के द्वारा ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोटा राज्य के साथ संधि और समझौता। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थानी राज्यों में कोटा प्रथम राज्य था। कोटा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 26 दिसंबर 1817 को संधि हुई थी और इस संधि की शर्तें अन्य राजस्थानी राज्यों के लिए आधार बनी थी। सर्वप्रथम कोटा राज्य से संधि होने का कारण वहां के प्रमुख शासक जाला जालिम सिंह की कुशल कूटनीति थी। जाला जालिम सिंह अपने समय का श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ था। वह 1758 ईस्वी से कोटा राज्य का फौजदार पद ग्रहण किए हुए था तथा 1761 में बंटवारा युद्ध जयपुर और कोटा के बीच में जब हुआ तो उससे उसकी प्रसिद्धि फैल गई थी, जिसमें मराठों की लूट मार से समस्त राजस्थान त्रस्त था। उस समय झाला ने मराठों के प्रति साम और दाम की नीति अपनाई। वह कई मराठा सरदारों को धन देता था ताकि कईयों को सैनिक सहायता देकर के संतुष्ट करता था। 1803 में यद्यपि सिंधिया अंग्रेजों से पराजित हो गया, फिर भी वह कोटा पर उसका दबाव बना हुआ था। अंततः जालिम सिंह समय अनुकूल कभी अंग्रेजों का साथ देता तो कभी मराठों का। सिंधिया और होलकर से उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। लालजी बल्लाल और अंबाजी इगले से भी उसकी मित्रता थी। वो लाखों रुपया खंडनी के रूप में मराठों को देकर कोटा राज्य की मराठों की लूट खसों से रक्षा करने में सफल रहा। जालिम सिंह ने लुटेरे पिंडारी नेताओं से भी मैत्री संबंध स्थापित किए। उसने अनेक पिंडारियों को अपने राज्य में बसाया और 40 छोटे बड़े पिंडारी नेताओं को अपने राज्यों में जागीर दे रखी थी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में जब सिंधिया और होलकर ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली, तब झाला को यह समझने में देर नहीं लगी कि मराठों का सूर्य अब अस्त होने को है
1816 और 17 में जब सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवा ने अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए युद्ध छेड़ दिया और इधर अंग्रेजों को पिंडारियों से भी युद्ध करने को बाध्य होना पड़ा, तब अंग्रेजों के राजदूत जेम्स टोड ने जाला से के समक्ष सहायता का प्रस्ताव रखा तथा जाला ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मराठों व पिंडारियों के साथ मित्रता होने पर भी उनके विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता की। इस सहायता के बदले कोटा राज्य को डिंग, पंचपहाड़, आहोर और गंगराड़ में परगने प्राप्त हुए। इस प्रकार मराठों की पतोन्मुख स्थिति को देखते हुए उसने अंग्रेजों से मैत्री संबंध बढ़ाने आरंभ किए। जब मेटकाफ का कोटा राज्य के नाम पत्र मिला तो सबसे पहले जालिम सिंह ने कोटा के प्रतिनिधि को दिल्ली भेजा और उसने मेटकाफ से बातचीत कर संधि पर हस्ताक्षर किए। कोटा राज्य के साथ जो संधि हुई, इस संधि पत्र में मुख्य रूप से 11 धाराएं थी, किंतु 11वीं धारा में केवल संधि पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम हैं। मुख्य धाराएं 10 ही हैं जो निम्नलिखित थी। ब्रिटिश सरकार और कोटा राज्य के बीच मैत्री और सद्भाव सदैव बनी रहेगी। एक पक्ष का मित्र व शत्रु दूसरे का भी मित्र और शत्रु समझा जाएगा। ब्रिटिश सरकार कोटा राज्य को अपने संरक्षण में लेना स्वीकार कर उसकी सुरक्षा का वचन देती है। कोटा महाराव और उसके उत्तराधिकारी सदैव ब्रिटिश सरकार की अधीनता में रहते हुए ब्रिटिश सरकार को सहयोग देते रहेंगे। ब्रिटिश सरकार की बिना अनुमति के कोटा राज्य किसी अन्य शक्ति से न तो संधि करेगा न ही मैत्री रखेगा, किंतु अपने मित्रों संबंधियों के साथ उसका मित्रतापूर्ण पत्र व्यवहार पूर्ववत जारी रहेगा। महाराव तथा उसके उत्तराधिकारी किसी अन्य राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे और यदि किसी राज्य से विवाद की स्थिति होगी, कोई विवाद होगा तो उसे ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता से निपटाया जाएगा। कोटा राज्य अब मराठों को जो खिराज दे रहा था वह अब ब्रिटिश सरकार को देगा। ब्रिटिश सरकार के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति कोटा से खिराज का दावा नहीं करेगी। यदि कोई शक्ति ऐसा करती है तो उसका ब्रिटिश सरकार जवाब देगी। ब्रिटिश सरकार की मांग पर कोटा राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार सैनिक सहायता देगा। महाराव तथा उसके उत्तराधिकारी अपने राज्य के पूर्णतः शासक बने रहेंगे तथा वहाँ ब्रिटिश सरकार के दीवानी व फौजदारी नियम लागू नहीं किए जाएंगे, अर्थात ब्रिटिश सरकार उनके राज्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने के संबंध में चूँकि कोटा राज्य पेशवा, होलकर, सिंधिया और पवार चारों को खिराज देता था तथा कोटा के अधीन 7 कोटड़ियाँ और शाहाबाद भी थे। संधि की पूरक धाराएं। इस समय तक जाला जालिम सिंह लगभग 80 वर्ष का हो चुका था। राज्य में उसके बढ़ते हुए प्रभाव के कारण कोटा के हाड़ा सामंत एवं राजपूत कुमारों के मन में उसके प्रति ईर्ष्या थी। जाला ने अपने जीवन काल में कोटा पर एक छत्र शासन किया और वह राज्य का सर्वेसर्वा था, किंतु वृद्धावस्था को देखते हुए अपने उत्तराधिकारियों के बारे में काफ़ी चिंतित हो उठा। मराठों के पराभव काल में उसने अंग्रेजों से घनिष्ठता बढ़ाना प्रारंभ किया। अंग्रेजों के पिंडारी अभियान के समय अंग्रेजों की सहायता देकर जेम्स टर्ड का विश्वास अर्जित कर लिया था। उसने जिस तत्परता से अंग्रेजों से संधि की, इस कारण अंग्रेजों के मन में उसके प्रति विशेष सद्भावना थी। अतः अंग्रेजों ने उसके प्रति काफ़ी उदारता प्रदर्शित करते हुए कोटा राज्य के साथ हुई संधि में अंग्रेजों ने 2 पूरक धाराओं का समावेश किया। कोटा राज्य के महाराजा उमेश सिंह के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र कोटा का राज्य के वंशज होंगे। राज्य की समस्त सत्ता जालिम सिंह जाला और उसके वंशजों के पास रहेगी। पूरक संधि पत्र पर धाराएं शामिल करने की तारीख 20 फरवरी 1818 अंकित है तथा 7 मार्च को गवर्नर जनरल ने नवीन धाराओं की पुष्टि की। जालिम सिंह का पक्ष लेना महारावल और जाला के झगड़ों के कारण स्थिति अत्यंत विकट हो चुकी थी। महाराव को भाग कर बूंदी में शरण लेनी पड़ी। तत्पश्चात न्याय व्यवस्था को स्थापित करते हुए जाला ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए स्वर्णिम भविष्य अवश्य निश्चित कर लिया था। जोधपुर राज्य के साथ संधि और समझौते की अगर हम बात करते हैं तो 6 फरवरी 1818 को कंपनी सरकार और जोधपुर के
राज्य के बीच संधि हुई। संधि पर गवर्नर जनरल की ओर से चार्ल्स मेटकाफ ने तथा जोधपुर महाराजा मानसिंह की ओर से युवराज छत्र सिंह, व्यास विशन राम और व्यास अभय राम ने हस्ताक्षर किए। संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। अंग्रेजी सरकार और महाराजा मानसिंह एवं उसके उत्तराधिकारियों के बीच मैत्री, सहयोग और समान हितों के लिए एकता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी। एक के मित्र और शत्रु दूसरे के मित्र और शत्रु होंगे। अंग्रेज सरकार जोधपुर राज्य की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेती है। महाराजा मानसिंह और उसके उत्तराधिकारी अंग्रेज सरकार की सर्वोच्चता स्वीकार करते हुए उसके अधीन रहते हुए उसके साथ सहयोग करते रहेंगे तथा दूसरे राज्यों और रियासतों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। अंग्रेज सरकार की अनुमति के बिना जोधपुर महाराजा और उसके उत्तराधिकारी किसी राजा अथवा राज्य के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, किंतु अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ सामान्य पत्र व्यवहार पूर्ववत जारी रहेगा। जोधपुर महाराजा और उसके उत्तराधिकारी किसी अन्य राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे और यदि किसी राज्य के साथ कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो वो मामला अंग्रेज सरकार की मध्यस्थता और निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। जोधपुर राज्य की ओर से अब तक जितना खिराज सिंधिया को दिया जाता था वह खिराज अंग्रेजी सरकार को दिया जाएगा तथा जोधपुर राज्य और सिंधिया के बीच हुए खिराज संबंधी इकरारनामे को समाप्त समझा जाएगा। चूँकि महाराजा का कथन है कि जोधपुर राज्य से सिंधिया के अलावा अन्य किसी राज्य को खिराज नहीं दिया जाता था, जब चूँकि वह खिराज अंग्रेज सरकार को देने का अनुमोदन किया गया, अतः यदि अब सिंधिया अथवा और कोई खिराज का दावा नहीं कर सकता था। जोधपुर महाराजा और उसके उत्तराधिकारी अपने राज्य में पूर्ण स्वामी बने रहेंगे तथा ब्रिटिश क्षेत्राधिकार को उनके राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। जोधपुर राज्य के लिए जाने वाले खिराज की राशि के बाद ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया, जिसके लिए वार्षिक खर्च जोधपुर राज्य से वसूल किए जाने लगे थे। कोटा और जोधपुर राज्य के साथ संधि और समझौतों के बाद अगर हम बात करते हैं कि 1818 में उदयपुर राज्य के साथ संधि और समझौते। तेरह जनवरी 1818 को उदयपुर राज्य और कंपनी सरकार के बीच संधि संपन्न हुई। इस संधि पर कंपनी की ओर से चार्ल्स मेटकाफ ने तथा महाराणा की ओर से ठाकुर अजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए। 22 जनवरी 1818 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस संधि की पुष्टि कर दी। दोनों के बीच मैत्री और सहयोग के हितों की रक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी। एक के मित्र और शत्रु दूसरे के मित्र और शत्रु होंगे। अंग्रेजी सरकार उदयपुर राज्य और उसके क्षेत्रों की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेती है। उदयपुर के महाराणा की सर्वोच्चता स्वीकार करते हुए उसके अधीन रहकर उसके साथ सहयोग करते रहेंगे तथा दूसरे राजाओं तथा राज्यों के कोई संबंध नहीं रखेंगे। उदयपुर के महाराणा अंग्रेज सरकार की जानकारी और स्वीकृति के बिना किसी राज्य से कोई समझौता नहीं करेंगे, किंतु अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार पूर्ववत जारी रहेगा। उदयपुर महाराणा किसी अन्य राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। यदि किसी राज्य के साथ विवाद उत्पन्न होगा तो वह विवाद मध्यस्थता और निर्णय के लिए अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रथम 5 वर्ष तक राज्य की आय का 1/4 भाग प्रतिवर्ष अंग्रेजी सरकार के खिराज के रूप में दिया जाएगा। खिराज के संबंध में महाराणा किसी अन्य शक्ति से कोई संबंध नहीं रखेगा। आवश्यकता पड़ने पर उदयपुर राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्रिटिश सरकार को सैनिक सहायता देगा। अतएव उदयपुर के महाराणा सदैव अपने राज्य से पूर्ण शासक रहेंगे। उस राज्य में ब्रिटिश सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। महाराणा का कथन है कि उदयपुर के बहुत से क्षेत्रों पर दूसरों ने अन्यायपूर्ण ढंग से जो अधिकार कर लिया था वे इन क्षेत्रों को वापस दिलाने की प्रार्थना करते हैं। सही हालात मालूम न होने के कारण ब्रिटिश सरकार इस संबंध में कोई समझौता करने में असमर्थ है, परंतु राज्य की पुनः समृद्धि के लिए ब्रिटिश सरकार पूरा ध्यान रखेगी और प्रत्येक मामले का ठीक ठाक हाल मुलाम होने पर जब भी कुछ करने का अवसर आएगा उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरा प्रयत्न करेगी। इस प्रकार से अन्य राज्यों के साथ जो संधियां हुई, चाहे जोधपुर राज्य की बात की जाए, उदयपुर राज्य की बात की जाए, कोटा राज्य की बात की जाए,
राजस्थानी राज्यों के साथ की गई संधियों से इस प्रकार की शर्तें थी जिन संधियों के अंतर्गत राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर ली तथा अंग्रेजों ने प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता देने का विश्वास किया। इस इस ब्रिटिश संरक्षण के बदले राजपूत शासकों को अपनी बाह्य सत्ता अर्थात विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता तथा निर्णय हेतु प्रस्तुत करने का वचन दिया। राजपूत शासकों ने अपनी स्वाधीनता बेचकर सुरक्षा खरीद ली थी। कंपनी के साथ की गई इन संधियों से यह स्पष्ट हो चुका था कि वार्षिक खिराज दे करके राजपूत शासकों ने अपनी स्वाधीनता बेच करके सुरक्षा को खरीद लिया था। इन संधियों का परिणाम क्या रहा?